हेलो एवरीवन। आप सभी का जोधपुर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास को विदाउट डिले किए हुए रन करते हैं। आज की एमसीक्यू क्लास हमारे नोटसेट एग्जाम 23 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है दोस्तों। क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर, यानी कि क्लार्क रूल जो है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए, estimating of pediatric dosage of drugs. Option B, evaluating a child physical growth. Option C, evaluating a child mental growth. And option D, evaluating IQ of a child. तो दोस्तों, क्लार्क रूल किसके लिए यूज में लिया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आंसर की ओर पुट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो क्लार्क रूल जो होता है वो दोस्तों पीडियाट्रिक डोज की ड्रग कैलकुलेशन के लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना, पीडियाट्रिक डोजेस ऑफ ड्रग्स को कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए जो रूल यूज में लिया जाता है दोस्तों, वो क्लार्क रूल है, वो होता है दोस्तों। क्लार्क रूल का फॉर्मूला कैसे होता है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। क्लार्क रूल जो होता है वो, उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ड्रग कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट, ठीक है, एलबीएस पॉइंट के अंदर अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज इक्वल डोज फॉर चाइल्ड, ठीक है। ये होता है क्लार्क रूल। एंड फ्राइड रूल जो होता है वो इन्फेंट के लिए होता है, ये भी पीडियाट्रिक के केस में यूज में लिया जाता है दोस्तों। ये एज मंथ के अंदर डिवाइड 150 इन मल्टीप्लाई एडल्ट डोज इक्वल टू डोज फॉर इन्फेंट, यानी कि क्लार्क रूल एंड फ्राइड रूल ये दोनों पीडियाट्रिक के केस में ड्रग को कैलकुलेट करने के लिए या फिर ड्रग्स की डोज को एस्टिमेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्लार्क रूल एंड फ्राइड रूल, दोनों को आपको माइंड में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट, यानी कि पेन मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन परफॉर्म किया जा रहा है। विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व, यानी कि नर्व को कट किया जा रहा है। रूट टू रिलीव पेन, यानी कि पेन से रिलीव करने के लिए इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्रायो एनाल्जेसिया, ऑप्शन बी कोर्डोटोमी, ऑप्शन सी रिजोटोमी एंड ऑप्शन डी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, पेन मैनेजमेंट का एक सर्जिकल इंटरवेंशन होता है जिसके द्वारा नर्व का जो रूट होता है उसको कट किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का अगर पेन होता है उस पेन में रिलीफ मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको बोलते हैं रिजोटोमी, ठीक है। रिजोटोमी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको माइंड में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग would be a common indication of infiltration of a peripheral intravenous infusion, यानी एक पेशेंट के इंट्रावेनस इन्फ्यूजन चल रहा है, उसका इनफिल्ट्रेशन होने का कॉमन इंडिकेशन क्या है? यानी कि अगर किसी पेशेंट का आपने इंट्रावेनस आईवी लगाया है और वो इनफिल्ट्रेट हो रहा है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनफिल्ट्रेशन हो रहा है? ऑप्शन ए, कूल स्किन डिस्टल टू द इंसरेशन साइट। ऑप्शन बी, डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विद ग्रेविटी। ऑप्शन सी, ब्लड रिटर्न इन द कैनुला। एंड ऑप्शन डी, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जब भी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन का इनफिल्ट्रेशन हो जाता है तो वहां की जो पर्टिकुलर साइट होती है उस साइट पे रेडनेस हो जाएगी एंड स्वेलिंग हो जाएगी अराउंड द इंसर्शन साइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेलिंग होने का कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो फ्लूइड्स है वो इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर क्या होगा, वहां पे एक कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होकर वहां पे एडिमा या फिर स्वेलिंग कोज कर सकता है। तो रेडनेस एंड स्वेलिंग जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। ध्यान में रखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना कि जब भी आईवी इनफिल्ट्रेट होगा उस कंडीशन में पेशेंट्स में पर्टिकुलर साइट पे रेडनेस एंड स्वेलिंग है वो देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which solution used for cleaning of blood on floor of operation theater, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर फ्लोर पे अगर किसी भी प्रकार का ब्लड स्पिलेज हो गया है तो उसको कैसे क्लीन करेंगे? ऑप्शन है फिनोल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्यूमिगेशन एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जब भी ऑपरेशन थिएटर में किसी फ्लोर पे ब्लड स्प्लेज हो जाता है या फिर ब्लड गिर जाता है तो उस कंडीशन में उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ध्यान में रखना दोस्तों। अगर फ्यूमिगेशन करना होता है तो वो बेसिकली है वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पे
ब्लड को स्प्लेज, ब्लड है वो स्प्लेज हो गया है ऑपरेशन थिएटर में, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, वहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एडल्ट बीपी कप इज यूज्ड इन इन्फेंट, यानी कि एडल्ट बीपी कप है वो इन्फेंट में यूज ले लेते हैं, देन व्हाट विल बी द चेंजेस इन रीडिंग, यानी कि अगर एक एडल्ट बीपी कप को एक इन्फेंट में यूज में लेते हैं तो क्या चेंजेस, रीडिंग में क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए लोअर रीडिंग, ऑप्शन बी हाई रीडिंग, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी एडल्ट बीपी कप को इन्फेंट में अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा जो रीडिंग आएगी वो लोअर रीडिंग आएगी, यानी कि रीडिंग्स जो होगी वो लोअर रीडिंग आएगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, nurse working in an operation theater must know the risk of HIV infection with needle stick injury, यानी कि एक नर्स है ऑपरेशन थिएटर में वर्क कर रही है, वो जानती है कि HIV इन्फेक्शन किसी पेशेंट में है और उससे निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो कितना प्रतिशत वहां पे रिस्क होने का चांसेस है वो रहता है दोस्तों। ऑप्शन ए 1:100, ऑप्शन बी 1:200, ऑप्शन सी 1:300 एंड ऑप्शन डी 1:400। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 1:300, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्स जब भी वर्क करती है तो HIV इन्फेक्टेड जो विद निडल स्टिक इंजरी होती है उसमें से 1:300 में वो रिस्क होने का HIV का चांसेस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कौन सी गैस यूज में ली जाती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ध्यान में रखना, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज में ली जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज में ली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर सोप वाटर हैंड वॉशिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सोप वाटर हैंड वॉशिंग करनी है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, कितना रखना है। ऑप्शन है 10 to 15 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 to 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 40 to 60 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 2 मिनट्स। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी सोप वाटर हैंड वॉशिंग करते हैं तो वहां पे आपको 40 to 60 सेकेंड तक है वो हैंड वॉश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप 40 to 60 सेकेंड्स के लिए हैंड वॉश करते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट साइट फॉर डीपीटी इम्यूनाइजेशन, यानी कि डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनस, यहाँ पे डीपीटी इम्यूनाइजेशन की बेस्ट साइट कौन सी हो सकती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए वेंट्रोग्लूटियल एरिया, ऑप्शन बी डोर्सोग्लूटियल एरिया, ऑप्शन सी वेस्टस लैटरलिस एंड ऑप्शन डी एंटीरियो लैटरल थाई। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी पीडियाट्रिक के केस में, चाइल्ड के केस में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की जो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है दोस्तों वो होती है वेस्टस लैटरलिस, यानी कि वेस्टस लैटरलिस के अंदर IM इंजेक्शन लगाने की मोस्ट कॉमन साइट होती है पीडियाट्रिक के केस में, आपको ध्यान में रखना है। या फिर वेस्टस लेटरस ऑप्शन नहीं आके लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई आ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है, या तो वेस्ट्रस लेटरलिस ऑप्शंस के अंदर आएगा, या फिर अगर ये नहीं देखे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है वो आ सकता है। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना, मोस्ट कॉमन साइट इन पीडियाट्रिक फॉर IM इंजेक्शन, यानी कि IM इंजेक्शन लगाने के लिए पीडियाट्रिक के केस में मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो होती है वेस्ट्रस लेटरलिस या फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो यहाँ पे DPT वैक्सीन को लगाने का या फिर डीपीटी इम्यूनाइजेशन करने की जो मोस्ट कॉमन साइट होगी, बेस्ट साइट होगी, वो होगी दोस्तों वेस्टस लैटरलिस या फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन डेफिनेटली है वो मिलेगा दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर कौन से ड्रग ऑफ चॉइस है दोस्तों। ऑप्शन ए हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन बी एफिनेफ्रिन, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड एंड ऑप्शन डी बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स।
तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे, कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है सोडियम नाइट्रोफोस्फेट, यानी कि सोडियम नाइट्रोफोस्फेट को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में वो माना जाता है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के केस में। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रोफोस्फेट ड्रग्स को आपको ड्रग ऑफ चॉइस राइट आंसर है वो करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल सिम्टम्स ऑफ डिसफंक्शन ऑफ वीपी शंट, यानी कि अगर किसी पेशेंट में वीपी शंट लगा है, वीपी शंट का मतलब होता है दोस्तों वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। अगर किसी पेशेंट में वीपी शंट लगा है और वो डिसफंक्शन हो जाता है तो उसका इनिशियल सिम्टम्स क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीपी शंट है वो हाइड्रोसेफलस के केस में यूज में लिया जाता है दोस्तों। वीपी शंट होता क्या दोस्तों, वेंट्रोपेरिटोनियल वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल जो शंट होता है दोस्तों, वो क्या करता है, एक्सेस सीएसएफ फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करने का कार्य करता है। यानी कि जहाँ पे नॉर्मल फ्लो आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और जो फ्लूइड का अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, उस केस में क्या होता है दोस्तों, सीएसएफ का जो मात्रा है, सीएसएफ की जो वॉल्यूम है वो एक्सेस हो जाता है। उस केस में उस सीएसएफ वॉल्यूम्स को, वो एक्सेस वॉल्यूम्स को ड्रेन करने के लिए जो संट यूज में लिया जाता है वो वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट होता है दोस्तों। और ये हाइड्रोसिफलस के केस में यूज में लिया जाता है दोस्तों। जब भी वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट वीपी संट डिसफंक्शन हो जाएगा उस केस में एपिलेप्सी है वो एज ए इनिशियल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा एपिलेप्सी, है राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टीचिंग ए पेशेंट हु हैज ए डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया, एक पेशेंट है उसको सिजोफ्रेनिया है, अबाउट सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी, ए नर्स शुड एनकरेज द पेशेंट, यानी कि एक पेशेंट है जो सिजोफ्रेनिया का है, वो कम्युनिटी के अंदर रह रहा है, सक्सेस इंडिपेंडेंट के बारे में उसको प्रॉब्लम्स है, नर्स पेशेंट्स को क्या रिकॉग्नाइज क्या एनकरेज करेगी। ऑप्शन ए डिसकंटिन्यू मेडिकेशन व्हेन सिम्टम्स डिसअपियर, ऑप्शन बी प्लान ए प्रोग्राम ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, ऑप्शन सी स्पेंड टाइम अलोन, एंड ऑप्शन डी एस्टेब्लिश ए स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वहां पे नर्स है वो पेशेंट्स को एनकरेज करेगी एक डेली रूटीन को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, एस्टेब्लिश ए स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एडेमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एन इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एडेमेटस फेज के अंदर नर्सिंग इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए वेट द चाइल्ड एवरी अल्टरनेट डे, ऑप्शन बी एनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी, ऑप्शन सी एनकरेज फ्लूइड इंटेक, एंड ऑप्शन डी प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एडिमेटस फेज होती है उस एडिमेटस फेज के अंदर इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन ये होता है कि वहां की जो मेटिकुलस स्किन केयर है उसको प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन का पार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हेड केमिकल बर्न, द बेस्ट इनिशियल एक्शन क्या है। एक पेशेंट है वो केमिकल से बर्न हुआ है, उसका इनिशियल एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम द केमिकल, ऑप्शन बी इफ केमिकल इज एन एसिड न्यूट्रलाइज विद ए बेस, ऑप्शन सी फ्लश द एरिया विद कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन, एंड ऑप्शन डी रोल द पेशेंट इन द ब्लैंकेट। दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी कोई पेशेंट केमिकल बर्न हो जाता है उस कंडीशन में प्राइमरी या फिर इनिशियल एक्शन होता है कि जो केमिकल से बर्न हुआ है उस केमिकल से पेशेंट्स को दूर लेके जाना होता है। यानी कि जितनी पेशेंट्स के अंदर बर्न हुआ है, यानी कि जितना वहां पे इंजर्ड हुआ है, जितना वहां पे इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को वहां तक कि उसको कंट्रोल किया जा सके, यानी कि एक्सेस मात्रा में या फिर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वो बर्न नहीं हो, ज्यादा पार्ट बर्न नहीं हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो केमिकल्स होता है उस केमिकल से पेशेंट्स को अवे यानी कि दूर लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन की अगर बात आती है दोस्तों, यहाँ पे मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम द केमिकल, यानी कि केमिकल से पेशेंट्स को दूर लेके जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केमिकल बर्न के केस में आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि पेशेंट्स को केमिकल साइड से दूर लेके जाना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए मूव द पेशेंट अवे फ्रॉम द केमिकल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड ए नर्स टेक फर्स्ट when caring for a patient experiencing cardiac arrest, ऑप्शन ए ऑप्टेन ए पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग,
ऑप्शन बी एस्टेब्लिश एन ओपन एयरवे, ऑप्शन सी प्रोवाइड इंट्रावेनस असिस्ट एंड ऑप्शन डी इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कार्डियक अरेस्ट का, किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस केस में जो नर्स का प्राइमरी एक्शन होता है वो होता है एस्टेब्लिश एन ओपन एयरवे, यानी कि ओपन एयरवे को ओपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे पेशेंट्स को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से बचाया जा सकते हैं। तो वहां पे ओपन एयरवे को ओपन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे ओपन एयरवे को एस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द केस ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग कार्डियक अरेस्ट। तो वहां पे राइट आंसर होगा वो होगा ओपन एयरवे अकॉर्डिंग टू एबीसी। एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को राइट करना दोस्तों। तो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के केस में कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, उसको मैक्सिमम को, उसकी प्रिविलेंस को कम करने के लिए वहां पे ओपन एयरवे को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन अकॉर्डिंग वहां पे एस्टेब्लिश ओपन एयरवे राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग कोलेरा वैक्सीन ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट, कोलेरा वैक्सीन के रिगार्डिंग क्या सभी सही है एक्सेप्ट ए को छोड़कर? ऑप्शन ए नॉट यूजफुल इन एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स के अंदर यूजफुल नहीं होती है। ऑप्शन बी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, ऑप्शन सी नॉट गिवन ओरली, ऑप्शन डी इट इज गिवन एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कोलेरा वैक्सीन के अंदर सभी करेक्ट है। यहाँ पे जो एक्सेप्ट है वो है दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, यानी कि जो कोलेरा वैक्सीन होती है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है वो पेशेंट्स में प्रोवाइड नहीं करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन 10 मिनट्स, यानी कि एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है और विद इन 10 मिनट्स के अंदर वहां पे एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कीप द आईवी लाइन ओपन विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इंटरवन फॉर साइन एंड सिम्टम्स एज एप्रोप्रिएट, ऑप्शन सी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन एंड ब्लड बैंक। तो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है, एडवर्स रिएक्शन हो जाता है, उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसको प्राइमरी नर्सिंग एक्शन के रूप में लिया जाएगा, स्टॉप कर देंगे, यानी कि जितनी एडवर्स रिएक्शन हुआ उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है आईवी लाइन को ओपन करेंगे नॉर्मल लाइन से, क्योंकि आरबीसी को डिस्ट्रक्शन नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद फिजिशियन को है वो नोटिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी नर्सिंग एक्शन होगा वो होगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो जो हो रहा है उसको स्टॉप कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ गिविंग एरिथ्रोपोइटिन टू ए पेशेंट विद क्रोनिक रिनल फेलियर, यानी कि एक पेशेंट है सीआरएफ का, क्रोनिक रिनल फेलियर सीआरएफ का पेशेंट है, उस पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसका पर्पज क्या है? ऑप्शन ए स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, ऑप्शन बी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, ऑप्शन बी इनहेंस मैच्यूरेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट एंड ऑप्शन डी एलिवेट डब्ल्यूबीसी काउंट। तो दोस्तों सीआरएफ के पेशेंट में किसी पेशेंट को एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन दिया जा रहा है तो उसका पर्पज होता है आरबीसी के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो सिंथेसिस होता है उसको स्टिमुलेट करना बोन मेरो के अंदर, यानी कि एरिथ्रोपोइटिन जो का मेन पर्पज है इंजेक्शन देने का वो होता है स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के सिंथेसिस को वो स्टिमुलेट करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेथ इन इंडिया इज रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज, यानी कि इंडिया के अंदर डेथ को कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है? ऑप्शन है 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज एंड ऑप्शन डी 28 डेज। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो आया था 1969 के अंदर जो आया था, ठीक है, 1969 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट के अंदर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट को पास किया गया था। उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल जो पीरियड रखा था डेथ का, बर्थ का एंड स्टिल बर्थ का, वो 21 डेज रखा था, यानी कि विद इन 21 डेज के अंदर आपको रजिस्टर्ड है वो करवाना है, यानी कि डेट ऑफ अकरेंस है, यानी कि डेट ऑफ अकरेंस होने के बाद चाहे बर्थ हो चाहे डेथ हो या फिर किसी प्रकार का स्टिल बर्थ हो, उस केस में आपको विद इन 20 डेज के अंदर वो रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू 1969 बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 21 डेज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल परफॉर्मिंग ट्रेक्योस्टोमी सक्शनिंग, यानी कि जब ट्रेक्योस्टोमी सक्शनिंग की जा रही है सक्शन टाइम शुड
बी नॉट मोर देन, यानी कि जब भी ट्रेकेस्टोमी सक्शनिंग कर रहे हैं तो सक्शन टाइम कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन है 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 25 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 45 सेकेंड। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी आप पेशेंट में ट्रेकेस्टोमी सक्शन कर रहे हैं तो सक्शन टाइम 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 10 सेकेंड से ज्यादा सक्शन कर दिया तो पेशेंट में हाइपोक्सिया कोज हो सकता है और पेशेंट गोज टू डेथ, यानी कि डेथ की तरफ जा सकता है। तो वहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज माइंड में रखना है कि सक्शन सक्शन टाइम जो होगा वो होगा 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड है वो सक्शन टाइम होता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन राइज्ड स्किन डिस्कलरेशन caused by the escape of blood into the tissue from ruptured blood vessels, यानी कि ब्लड वेसल्स रप्चर्ड होने के बाद ब्लड जो है वो टिश्यूज के अंदर एस्केप हो जाता है, तो वहां पे नॉन राइट स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है साइनोसिस, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी रोचेसिया एंड ऑप्शन डी इकाइमोसिस। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, उस कंडीशन को है वो इकाइमोसिस कहा जाता है, यानी कि जब भी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है तो वहां पे ब्लड जो है वो टिश्यूज के अंदर एस्केप हो जाता है, तो वहां पे नॉन राइज स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो उसको इकाइमोसिस है वो होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्ली इंडिकेटर ऑफ शॉक इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, यानी कि एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उसके अंदर शॉक का अर्ली इंडिकेटर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी ओलिगोयूरिया, ऑप्शन सी वार्म स्किन एंड ऑप्शन डी टेकिपनिया। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव में है उस पेशेंट में हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर दोस्तों यूरिन आउटपुट जो होगा वो होगा लेस देन 30 ml पर हार, यानी कि लेस देन 30 ml पर हार है वो वहां पे यूरिन आउटपुट है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ओलिगोयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और जब भी पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उस केस में दोस्तों हमेशा बीपी डाउन होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा उस केस में क्या होगा दोस्तों, पेशेंट्स के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर वहां पे टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, यानी कि पल्स रेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा एंड यूरिन आउटपुट है वो 30 ml पर हार से कम हो जाएगा। तो वहां पे ओलिगोयूरिया की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में जब भी कोई हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन डेवलप होगी वहां पे जो अर्ली इंडिकेटर होगा तो वो होगा दोस्तों ओलिगोयूरिया, यानी कि वहां पे यूरिन आउटपुट का जो वॉल्यूम रहेगा वो लेस देन 30 ml पर हार रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपी डिक्रीज हो जाएगा यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म हार्ट रेट है पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन ओलिगोयूरिया ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों एंड कूल स्किन है वो देखने को मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनएस या फिर डिस्टिल वाटर यूज्ड फॉर इन्फ्लेट द बैलून ऑफ कैथेटर, यानी कि कैथेटर के बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए एनएस या फिर डिस्टिल वाटर का अमाउंट कितना चाहिए, आप कितना यूज में लेंगे। ऑप्शन है 3 ml, ऑप्शन बी 5 ml, ऑप्शन सी 10 ml एंड ऑप्शन डी 15 ml। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जब भी कैथेटर का बैलून को इन्फ्लेट करना होता है तो आपको 10 ml एनएस या फिर डिस्टिल वाटर यूज में लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 ml। ओके दोस्तों, यहाँ पे 10 ml है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्लेम्सिया, प्रीक्लेम्सिया एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसके बारे में डेफिनेटली आपके आपसे एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो यहाँ पे एक्लेम्सिया का प्रायोरिटी मैनेजमेंट पूछा गया है। ऑप्शन है आईवी लोराजिपाम, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी इन्फ्यूजन मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ध्यान रखना कि एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया से प्री एक्लेम्सिया को डिफरेंशिएट करने का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है कन्वर्जन, यानी कि सीजर। तो एक्लेम्सिया के केस में पेशेंट्स में सीजर्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो सीजर्स को रिजोल्व करने के लिए, सीजर्स की कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए वहां पे पेशेंट्स को MgSO4 है वो इन्फ्यूज करना पड़ेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है वो वहां पे पेशेंट्स को इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर करना दोस्तों, MgSO4 है वो आपको यहाँ पे राइट करना दोस्तों। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। प्री एक्लेम्सिया होता क्या दोस्तों, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर characterized by classical triad of hypertension,
प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा, यानी कि ये एक प्रकार का ग्रुप डिसऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, क्लासिकल ट्राइड देखने को मिलता है। क्लासिकल ट्राइड के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा एंड एडिमा देखने को मिलेगा। यानी कि ये तीनों कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो वो प्री एक्लेम्प्सिक कंडीशन कहलाती है। और ये यूजुअली 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद होता है, यानी कि मोर देन 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ये थर्ड ट्राइमेस्टर का डिसऑर्डर है। आप इसको फर्स्ट या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर मत कर देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी बार एग्जाम्स के अंदर पुटअप किया गया है कि प्री एक्लेम्सिया जो है वो कौन से ट्राइमेस्टर का डिसऑर्डर है। तो आपको राइट आंसर करना है थर्ड ट्राइमेस्टर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। थर्ड ट्राइमेस्टर का डिसऑर्डर है प्री एक्लेम्सिया। और प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो क्लासिकल ट्राइड देखने को मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा। और ये मोस्टली यूजुअली आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद है वो देखने को मिलता है दोस्तों। प्री एक्लेम्सिया के अंदर दोस्तों देखो क्या होता है, हाइपरटेंशन होगा पेशेंट्स के अंदर एंड प्रोटीन यूरिया होगा। ठीक है, हाइपरटेंशन की कंडीशन क्या होगा दोस्तों, पेशेंट्स में इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या होगा, यानी कि पेशेंट्स में हाइपो एल्बुमिनीमिया देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे एल्बुमिन की मात्रा है, एल्बुमिन का जो वॉल्यूम है वो वहां पे कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हाइपो एल्बुमिनीमिया एंड इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कंडीशन पेशेंट्स में एडिमा देखने को मिलेगा। क्या होगा, एडिमा। तो हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा, ये तीनों क्लासिकल ट्राइड है वो प्री एक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपो एल्बुमिनीमिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन एडिमा है वो आपको प्री एक्लेम्सिया के केस में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया के हम बारे में हम डिफरेंशिएट करते हैं कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन किससे कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर बीपी जो है मोर देन 140-90 परसिस्ट रहता है, तो उस कंडीशन को हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। उस कंडीशन में अगर प्रोटीन यूरिया एडिमा एंड सीजर किसी भी प्रकार का कोई नहीं है तो वो नॉर्मली गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है वो कहलाएगा दोस्तों। प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होगा, बीपी मोर देन 140-90, प्रोटीन यूरिया यहाँ पे 2+ भी देखने को मिलेगा, यानी कि 1.0 ग्राम प्रति लीटर। एडिमा है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, एंड सीजर है वो एब्सेंट होगा दोस्तों। एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन मोर देन 180-100 होगा वहां पे एक्लेम्सिया की कंडीशन में। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया 3+4+ देखने को मिलेगा, यानी कि 2.3 ग्राम पर लीटर या फिर 3.0 ग्राम पर लीटर। एडिमा देखने को मिलेगा एंड सीजर देखने को मिलेगा, यानी कि प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया को डिफरेंशिएट करने का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है कन्वर्जन। क्या होता है, कन्वर्जन प्रेजेंट दिखेगा दोस्तों। तो इस कन्वर्जन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए MgSO4 यूज में लिया जाता है दोस्तों। नर्सिंग केयर क्या होगा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के केस में, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, चेक बीपी वाइटल साइन, यानी कि पेशेंट्स का वाइटल साइन चेक करना होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है। वेट द पेशेंट, पेशेंट का वेट करेंगे। प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट एंड लो सोडियम डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि प्रोटीन डाइट ज्यादा देंगे पेशेंट्स को, कैलोरी ज्यादा देंगे एंड सोडियम की मात्रा है वो कम देंगे दोस्तों। एडवाइज द पेशेंट टू हैव प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। आस्क द पेशेंट टू स्लीप इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट्स को सोने के लिए उसको प्रमोट करेंगे। वहां पे इंफीरियर वेना को कंप्रेस होने का चांसेस है। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, यानी कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करेंगे दोस्तों। नर्सिंग रोल क्या रहेगा प्री एक्लेम्सिया के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क द पेशेंट टू टेक सीजर प्रिकॉशन, पेशेंट को सीजर प्रिकॉशन को रोकने के लिए उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों असिस्ट विद एम्बुलेंस, यानी कि पेशेंट जब भी कोई एम्बुलेट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको असिस्ट करना है, उसके साथ चलना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट, नर्सिंग रोल क्या रहेगा एक्लेम्सिया के केस में, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रोल रहेगा दोस्तों टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, यानी कि पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टू प्रोवाइड साइडलाइन पोजिशन, साइडलाइन पोजिशन देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट्स में कन्वर्जन आ रहा है तो पेशेंट्स में एस्पिरेशन का होने का चांसेस है दोस्तों। प्रिवेंट फ्रॉम टंग बाइट, डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन सीवियरिटी ऑफ सीजर,
ऑप्शन, डू नॉट पुट एनी कॉइन एंड फिंगर इनटू द माउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। मैनेजमेंट की अगर बात करें, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो रहती है लेबिटालोल, एंड सेकंड जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी मिथाइल डोपा। प्री एक्लेम्सिया के केस में लेबिटालोल ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी दोस्तों, एंड मिथाइल डोपा प्लस प्रोटीन सप्लीमेंट सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। एंड एक्लेम्सिया के केस में MgSO4 रहेगा एंड प्रोटीन सप्लीमेंट रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस। अगर MgSO4 की मात्रा टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है उस केस में एंटीडोट यूज लेते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है MgSO4 का। एंटीडोट जो होगा वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट फॉर MgSO4। ठीक है, तो हमने प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में डिस्कस किया है। यहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस है दोस्तों। अगर आपने हमारा ये MCQ सेशन वॉच किया है और इसके बाद भी अगर एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में आप क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं तो दोस्तों आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। डेफिनेटली आपको ये जो हमने एक्सप्लेन किया उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पुट अप होगा और यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने का कोई भी चांसेस नहीं है दोस्तों, तो इसको आपको माइंड में ध्यान में रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है दोस्तों? तो 7 to 12 डेज, 10 to 18 डेज, 14 to 16 डेज, या 14 to 21 डेज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा 14 to 16 डेज, यानी कि चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 to 16 डेज होता है। ये एक प्रकार की वायरल डिजीज दोस्तों, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है दोस्तों। ये हाईली contagious डिजीज है, तो इसमें इची ब्लिस्टर लाइक रेसेस देखने को मिलता है स्किन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो दोस्तों वो होता है 14 to 16 डेज दोस्तों। तो आज का MCQ सेशन ये फिनिश करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।